रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल, आपका वही दोस्त जो पिछले 9 शो से आपके साथ हैं। जरा गौर फरमाइए, हारना किसी को मंजूर नहीं, हर कोई जीतना चाहता है, पर सबसे ज्यादा नुकसान में वो रहता है जो इस हार को समझ नहीं पाता। कहने का मतलब ये है कि कई बार जीतने की हसरत में हारने का डर हमें कोशिश भी नहीं करने देता। खैर, शुरू करते हैं आज का शो। आज हमारे साथ हैं हरियाणा में जन्मी नुपुर जैन, जो आजकल बेंगलोर में काम कर रही हैं। हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम ने इनसे बात की, चलो सुनते हैं। नमस्कार नुपुर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आपका काम का थोड़ा डिटेल्स बताएंगे? मैं विप्रो ज्वाइन किया था 2008 में, मई 2008 में। जी। तब से पहले साल में मैं केवल रिसर्च करती थी। रिसर्च माने कि रोल ट्रांजिशन, कल्चर, कस्टमर सेंट्रिसिटी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये 3-4 रिसर्च किया है मैंने पहले 1.5 साल में। उसके बाद में मैंने अपना थोड़ा जॉब प्रोफाइल एक्सपैंड किया। रिसर्च के साथ साथ मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, ट्रेनिंग डाइवर्सिटी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग लेती हूँ, जिसमें मैं 5 मॉड्यूल कवर करती हूँ। तो ये एचआर का काम जो आप करते हैं आज, इसके लिए आपने आपका क्वालिफिकेशंस क्या था? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन किया है मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से। उसके पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था लेडी श्रीराम कॉलेज से दिल्ली इन पॉलिटिकल साइंस। उसके पहले मैंने स्कूलिंग भी दिल्ली से किया था अपना। तो जब आप बेंगलोर आए जी पहली बार, तो बेंगलोर में एक नया शहर था आपके लिए। हाँ जी। यहाँ पर भाषा भी और कल्चर भी अलग है। तो ऐसे दृष्टिहीन महिला यहाँ पर सेटल होने में और यहाँ पर अपना जिंदगी आगे बढ़ाने में जी आपने क्या चैलेंजेस? जब विप्रो में आई तो पहले 15 दिन विप्रो ने मुझे अकोमोडेशन दिया था और मेरे पिताजी और माताजी मेरे साथ आए थे। और यहाँ पर आके जो हमारी कैंपस रिक्रूटमेंट टीम थी, उनको पता था कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड लेडी एम्प्लॉय हूँ। तो उन्होंने मेरे पापा के साथ बैठा, उन्होंने गेज किया कि वो कैसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन से। तो उन्होंने पता किया कि ऐसे पीजी भी ऑप्शन हो सकती है और एक फ्लैट भी ऑप्शन हो सकती है। अगर 5-6 लड़कियां साथ में मिल जाती हैं तो रह सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास चैलेंजेस ये आए थे कि फ्लैट में रहेंगे तो एक अकेली लड़की है, कभी दोस्त लोग बाहर भी जाएंगे, रात में अकेले भी रहने पड़ सकता है, खाना कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा, मोबिलिटी कैसे मैनेज करेंगे। पर रफ्ता रफ्ता पहले मैंने पीजी में रहा, पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। इतना देर में मैंने फ्लैट्स के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करे, अगेन मेरे विप्रो एम्प्लॉयज के साथ, और जो मेरे साथ टाटा इंस्टीट्यूट के बच्चे लोग ज्वाइन किए थे, उन लोगों के साथ मिलके सब एक्सप्लोर किया। और अगर मुझे बाहर जाने रहता था, कुछ सामान लेके आने रहता था, तो इनिशियली थोड़ा फाइट हुआ था जब तक मुझे ओरिएंटेशन नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे लड़कियों ने ओरिएंटेशन दिया, मोबिलिटी अराउंड दिखा दिया। मेरी जो फ्लैटमेट थी उन्होंने मुझे सारा दिखा दिया। तो 1-1.5 महीने के बाद फेल्ट लिटिल सेटल्ड। और जब मेरे माता पिता आए, उन्होंने फ्लैट देखा तो उनको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। क्या ये पहली दफा था घर से दूर रह रहे थे? नहीं जॉर्ज, मैं बचपन से घर से बाहर रही हूँ। आई लॉस्ट माई आईसाइट एट द एज ऑफ 9 और मैं हरियाणा में एक गांव की रहने वाली हूँ। मतलब उसके पहले मैं उधर ही रहती थी, पर जब मेरी आंख खराब हो गई तो मेरे माता पिता ने मुझे हॉस्टल में डाला था दिल्ली में, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन फिर से स्टार्ट की थी। आपके माता पिता इतना घबरा नहीं गए कि आप अकेले क्या करेंगे? नहीं, वो तब तक इतना घबराए नहीं थे, पर अभी तक मैं पढ़ रही थी तो मैं हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में सारा तरह का सपोर्ट मिलता था, सुरक्षित एनवायरनमेंट भी है। बिल्कुल। पर यहाँ बैंगलोर में जब समझ में आया कि अकेले रहना है, कि हॉस्टल नहीं है, तो थोड़ा घबराए थे। बट हाँ, एज कम्पेयर टू अदर पेरेंट्स जो अपने बच्चे को पहले छोड़ेंगे, उतना नहीं घबराए थे। जी। लोग कहते हैं कि जिंदगी आपको स्पॉन्टेनियसली जीना है। जिंदगी में प्लानिंग का क्या स्थान है? आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मेरे हिसाब से प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब तक प्लान नहीं करेंगे, जब तक हम लॉन्ग विजनरी नहीं बनेंगे, ड्रीमर नहीं बनेंगे। जी, यानी कि गोल सेटिंग और प्लानिंग गो हैंड इन हैंड। आप शादीशुदा हैं जी। तो ये आपने अपने पति के साथ मुलाकात कहाँ किया, और ये आपका क्या अरेंज्ड मैरिज था या आप लोगों ने मिला और फिर आपको पसंद आया और फिर
हम लोग पहले साथ में पढ़ते थे, हम लोग क्लास 3 से एक दूसरे को जानते हैं। जी प्रॉब्ली मैंने कोई 3 साल पहले जब मैंने MBA ज्वाइन किया था तब थोड़ा सोचा था इस बारे में, क्योंकि मुझे फैमिली से प्रेशर आ रहा था शादी के लिए। जी सोचा और फिर उनको जाके बताया कि ऐसा ऐसा बात है। फिर मैंने बैक सीट ले लिया उधर। सो दे वेंट अहेड, स्पोक टू द गाय एंड हिज फैमिली एंड थिंग्स वेंट अहेड। आपके पति क्या करते? वो इधर ही मित्र ज्योति में काम करते हैं एज अ सिस्टम एडमिन। बेंगलुरु में? यस, बैंगलोर में। ओके। आपके हस्बैंड साउथ इंडियन है जी, और आप हरियाणा के हैं जी। क्या ये एक चैलेंज पेश आता है या? बोथ द फैमिलीज एडजस्टेड वेल विद ईच अदर। कहीं किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया, कहीं किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया। और शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ जनरेशन वाई मदर इन लॉ टाइप्स हैं, तो वहाँ पे उनको कोई इशू नहीं है। उनको जो करना है वो करेंगी, बट उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं कि साउथ इंडियन ट्रेडिशन ही फॉलो करना है। ऑल्दो मेरे लिए एक्साइटमेंट है बिकॉज इट्स अ न्यू कल्चर टू एक्सप्लोर इट फर्दर। तो आपके जो फैमिली के साथ जो एक्साइटिंग मोमेंट्स हैं? जी, इट्स मिक्स ऑफ ऑल। मतलब सैटरडेज मैं और मेरी मदर इन लॉ बचते हैं घर पे। शाम को जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो वी सिट, चिट चैट, थोड़ा कुछ प्लानिंग करनी है, थोड़ा कुछ डिस्कशन करना है विद द फैमिली होल टुगेदर। वो करके फिर साथ में प्रॉब्ली नाइट में हम घर पे ही मूवी प्ले करते हैं। संडे डिपेंड्स, इन केस हमें कुछ और काम है वी गो देयर, अदरवाइज समटाइम वी प्लान फॉर पिकनिक। इस वक्त आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फैमिलीज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं बैक होम इन हरियाणा, जी, उनका क्या कहना है आपके बारे में? मेरे पूरे खानदान में एक अकेली मैं लड़की हूँ जो मैंने हॉस्टल में पढ़ाई किया है और अभी काम भी कर रही हूँ इंडिपेंडेंटली। तो उनको एक बहुत अलग तरीके की सेटिस्फेक्शन आती है और उनको खुद से अपने आप में प्राउड फील होता है कि वी हैव गिवन हर द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग एंड दैट्स हाउ शी हैज रीच्ड वेयर शी इज। दे आर हैप्पी, सेटिस्फाइड हैं और कहीं ज्यादा आगे और उम्मीदें रखते हैं मुझसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूपर, आपने हमसे बात किया। थैंक यू जॉर्ज। कतिया करूं तेरा रूं, कतिया करूं तेरा रूं, तेरा रूं, तेरा रू 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 रू, सारी रात कतिया करूं, कतिया करूं, कतिया करूं, सारी रात कतिया करूं, कतिया करूं, कतिया करूं, सारी रात कतिया करूं, सारा दिन सोचा विच लंघदा तेरे लिए हुण जींदे मरूं। टिंगलिंग लिंग 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 लिंग, टिंगलिंग लिंग 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 लिंग, टिंगलिंग लिंग 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 लिंग, टिंगलिंग लिंग लिंग टिंगलिंग लिंग। देश की विकलांग जनता की जनसंख्या को देखते हुए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक नया डिसेबिलिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट स्थापित किया गया है। आज हमारे साथ इस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी स्तुति कक्कड़ जी हमारे साथ हैं। क्योंकि बहुत सारा काम हुआ है, हिंदुस्तान में बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लैंग्वेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन उसको एक जगह करने के लिए एक संगठित तरीके से हमें कार्य करना है। बिकॉज काम बहुत हुआ है लेकिन वो लॉक्ड अप है। उसको मुझे सामने लाना है बाय अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें लोगों का सेंसिटाइजेशन डिसेबल लोगों के ओर बढ़े, उनको डिसेबल लोगों की क्षमताओं का एक पहचान बढ़े। जो मार्जिनलाइजेशन हो गया है उसको हम लोग खत्म करें। 9th प्लान, 10th प्लान, इन सब में एक वेलफेयर चैरिटी मोड था, लेकिन एम्पावरमेंट मीन्स कि हमारे हकों को पहचाना जा रहा है और उसमें कई नई स्कीम्स भी लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और भी नए नए योजनाएं हैं जो हम कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द 12th प्लान डॉक्यूमेंट। मुझे उम्मीद है कि एक व्यापक चेंज आएगा। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको कोई भी सुख सुविधा चाहिए तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क करना चाहिए। मिनिस्ट्री का रोल है वो पॉलिसी मेकिंग है। कुछ हम लोग डायरेक्ट सपोर्ट देते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की NGOs वगैरह को, लेकिन प्राइमरी रोल रिहैबिलिटेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स का है। तो मेरा सभी विकलांग जन से ये अनुरोध है कि सबसे पहले आप उनको संपर्क करिए। लेकिन अगर आपको बहुत कष्ट है और आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है तो आपको CCPD ऑफिस आ सकते हैं, आप हमारे पास डायरेक्टली आ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे, लेकिन सही ग्रीवांस रिड्रेसल तो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होनी है। 9-10 अप्रैल को हम लोग सिटी फोर्ट में एक समर्थ फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसमें अगेन इन एबिलिटीज़ को दिखाया जाएगा, जिसमें कि लोग देखें कि विकलांग जनों की कितनी एबिलिटीज़ हैं जो हम लोग पहचान नहीं रहे हैं।
आज आई वे हेल्प डेस्क सेक्शन पे बात हो रही है हमारी हेल्प डेस्क क्लाइंट शीबा बेग की। नमस्कार, मेरा नाम शीबा बेग है। सन 2011 में सेमिनार हुआ था, वहीं मैंने आईवे को जाना। यूजीसी नेट की तैयारी करनी थी, तो इसलिए मुझे ऑडियो बुक्स चाहिए थी। आईवे के सेमिनार में जो कि अमरावती में हुआ था, उसमें हम दृष्टिहीन व्यक्ति कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन से तौर तरीके हैं, उन पर चर्चा कर चुके थे। शीबा बेग को यूजीसी नेट म्यूजिक का एग्जाम देना था और वो मटेरियल खोज रही थी एक्सेसिबल फॉर्मेट में। बेसिकली उसको ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए था, मतलब बोलती किताबें जो होती हैं वो चाहिए था। हमने उसको कनेक्ट कराया दिल्ली में NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ और सक्षम ट्रस्ट के साथ, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी अपनी ऑडियो बुक लाइब्रेरीज हैं। मुझे मेरी मम्मी रीड करके देती थी। ऑडियो बुक्स जब आए, मैं खुद की पढ़ाई खुद ही करने लगी और मेरी निर्भरता उन पर से कम हो गई। मुझे PhD करनी थी, लेकिन मैं कंफ्यूज थी PhD की जो एंट्रेंस होती है उसके लिए बैठ पाऊंगी या नहीं। शिबा को नागपुर यूनिवर्सिटी में PET के लिए बैठना था। PET यानी PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट। उनकी जानकारी के अनुसार दृष्टिहीन छात्रों के लिए एक अलग फॉर्मेट होता है जिसके तहत वो एग्जाम दे सकते हैं। हमने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है, किंतु दृष्टिहीन छात्रों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे एग्जाम लिखते समय एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और राइटर की सुविधा होती है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उन्हें भरोसा दिलाने के लिए हमने उन्हें 2 ऐसे व्यक्तियों के साथ कनेक्ट कराया जिन्होंने दृष्टिहीनता के साथ उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उनसे कांटेक्ट करने के बाद मैं एग्जाम में बैठ पाई और 63% लेके मैं पास हुई और अभी मैं विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टीचिंग असिस्टेंट का काम कर रही हूँ। शिबा बेग अपने घर में सबसे बड़ी होने के नाते अपनी नौकरी के साथ साथ म्यूजिकल स्टेज शोज करती है और जिससे उसकी पूरी फैमिली का खर्चा चलता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे आई वे हेल्प डेस्क से। हमारा नंबर है 011-460-7038 011-460-7038। सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। एपिसोड 8 में हमने आपसे पूछा था इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जॉस की तरह एक स्क्रीन रीडर है, और सही जवाब है ऑप्शन बी, ओरका। जैसे कि जॉज यानी जॉब एक्सेस विद स्पीच विंडोज के साथ कंपैटिबल एक सॉफ्टवेयर है, वैसे ही ओरका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है। और सही जवाब देकर विनर हुए हैं संतोष ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। संतोष जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दोस्ती यूं ही तेरे साथ रहेगी, कर थोड़ा सा इंतजार। मैं तो जा ही रहा हूँ इसलिए कि वापस आ सकूं। आईवे का 9वां सीजन भी आज खत्म हुआ। दृष्टिहीनता से जुड़ी नई जानकारियां और अपडेट्स लेकर हम फिर नए सीजन के साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का